मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आज बहुत ही बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जो बीजांड होता है उसको अपन गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। बीजांड को अपन क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं बीजांड को। और इस बीजांड के अंदर ही आपका जो मादा युग्मक है अंड कोशिका उसका निर्माण होता है। तो इस बीजांड की संरचना के अंदर हम देखेंगे कि बीजांड के मध्य में बीजांड काय पाया जाता है, जो कि मधुतकीय कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है। ये आपका बीजांड काय है, ये बीजांड काय है, मधुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये मधुतक है जिनमें लगातार परिणत कोश का विभाजन होता रहता है। और नीचे की ओर बीजांड द्वार की ओर यह भ्रूणकोश पाया जाता है। और इसके चारों ओर ये मधुतकीय कोशिकाओं का आकार है। ये जो संरचना है बीजांड काय कहलाती है। ये जो बीजांड काय है इसके बाहर की ओर परतें पाई जाती है और इन परतों को अपन अध्यावरण कहते हैं। एक परत ये हो गई, ये मान लीजिए इसकी दूसरी परत हो गई, ऐसे मान लीजिए इसकी एक परत ये हो गई, चारों ओर जो परतें होती है ये दूसरी परत हो गई। और इस प्रकार से ये जो परतें हैं उन परतों को अध्यावरण कहते हैं। जो सबसे बाहर की परत होती है उसको बाह्य अध्यावरण कहते हैं। बाह्य अध्यावरण। और जो इसके अंदर वाली परत होती है उसको अंतः अध्यावरण कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये अध्यावरण जो है परतों के रूप में है। ये जो परतें हैं इसका ठीक अपोजिट वाला भाग, ये परतें पूर्णतः इसके चारों ओर नहीं पाई जाती। इसके नीचे की ओर एक नलिका नुमा संरचना भी होती है जहां से नल युग्मक इसमें प्रवेश कर सके। तो इस नलिका नुमा संरचना को हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं। और ये जो बीजांड द्वार है यहीं से नल युग्मक इसमें प्रवेश करता है। बीजांड द्वार के ठीक ऊपर वाला जो भाग है इस स्थिति को हम निभाग कहते हैं। इस भाग को जो इसका आधारी भाग है निभाग, यह भाग इसका निभाग कहलाता है। और यह पूरा बीजांड एक तंतुनुमा संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। इस तंतुनुमा संरचना को हम बीजांड ग्रंथ कहते हैं। इस तंतुनुमा संरचना को क्या बोलते हैं अपन? बीजांड ग्रंथ। तो ये आपका बीजांड ग्रंथ है। बीजांड ग्रंथ। और ये बीजांड ग्रंथ जहां से जुड़ा हुआ होता है उसको बीजांडासन कहते हैं। ग्रंथि भाग है बीजांड आसन कहलाता है। बीजांडासन कहलाता है। बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है पूरा बीजांड। और जिस ग्रंथ से जुड़ा हुआ होता है उस ग्रंथ को बीजांड ग्रंथ कहते हैं। और बीजांड ग्रंथ और आपका जो ये बीजांड है जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उस भाग को हम बोलते हैं, यहाँ इस भाग को नाभिका। तो नाभिका और बीजांड द्वार इसकी स्थिति के आधार के ऊपर ही बीजांडों के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें देखिए आप कि नाभिका से जो बीजांड द्वार है वो 180 डिग्री के एंगल के ऊपर घुमा हुआ है, यानी नाभिका और बीजांड द्वार बिल्कुल पास पास में आ गए। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं प्रतीप बीजांड। तो ये जो संरचना है वो किसकी है? प्रतीप बीजांड।
बीजांड की ये संरचना हो गई। अब हम देखेंगे कि जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय के मध्य के अंदर एक कोशिकाओं का समूह के रूप में मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये मादा युग्मकोद्भिद, और ये मादा युग्मकोद्भिद जो है भ्रूणकोश के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? भ्रूणकोश के रूप में। तो ये आपका मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश, भ्रूणकोश है। इसमें जब कोश का विभाजन होता है तो कोश के विभाजन के द्वारा इसमें एक केंद्रक, दो केंद्रकों में 2 से 4 और 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, और इन 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक नीचे की ओर चले जाते हैं और कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जो कि किसमें पाया जाता है? भ्रूणकोश में पाया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी कोशिका है, इसको अंड कोशिका कहा जाता है। इस कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है। और इसके साथ 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर के अंड समुच्चय का निर्माण करती है। अंड समुच्चय, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। तो अंड समुच्चय की तरफ आया जाता है बीजांड द्वार की ओर, और ये अंडकोश जो अंड कोशिका है ये ही मादा युग्मक, अंड कोशिका है वो क्या है? मादा युग्मक है। यानी यही निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण करती है। तो अब हम देखते हैं 3 तो आ गई, 3 ऊपर रह जाती है। ये तीनों कोशिकाएं बिल्कुल विपरीत दिशा में है इनके, तो इसलिए इन तीनों कोशिकाओं को हम जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, जो कि ठीक अंड समुच्चय के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और बच गए आपके 2 केंद्रक, और दोनों केंद्रक के बीच के अंदर मध्य में दोनों केंद्रक के ऊपर एक कोशिका का आवरण बन जाता है। तो 2 केंद्रकों के होने के कारण इस कोशिका को द्विकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। तो इस कोशिका को क्या कहेंगे अपन? द्विकेंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय कोशिका कहेंगे। तो द्विकेंद्रकीय कोशिका का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं भ्रूणकोश में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिका होती है। मध्य में द्विकेंद्रकीय कोशिका, नीचे की ओर अंड समुच्चय बनता है। इस अंड समुच्चय में सबसे बड़ी कोशिका है वो अंड कोशिका कहलाती है, और 2 इनके निषेचन में सहायता करती है, इसलिए उन कोशिकाओं को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में अपन देखेंगे तो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी। तो 2 नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक तो जो है अंड कोशिका को निषेचित करता है, और एक नरयुग्मक द्विकेंद्रकीय कोशिका को निषेचित करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 बार निषेचन की घटना होती है। कितने बार निषेचन की घटना होती है? 2 बार। एक नरयुग्मक जो है अंड कोशिका को निषेचित करेगा, अंड कोशिका को निषेचित करेगा, और जब इसका निषेचन होगा तो निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, जो कि ध्रुवणित होता है। तो एक निषेचन ये हो गया, और एक नरयुग्मक जो है किसको? द्विकेंद्रकीय कोशिका को निषेचित करता है। यानी एक नरयुग्मक द्विकेंद्रकीय कोशिका को निषेचित करता है, जिससे भ्रूणकोश बनता है। भ्रूणकोश, कोश यानी पोषण करने वाला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भ्रूण और भ्रूणकोश एक निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, दूसरे निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण होता है।
तो 2 बार निषेचन होता है। तो इस प्रक्रिया से 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं। तो पादपों में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? द्विनिषेचन पाया जाता है। और ये जो नलिका को द्विकेंद्रीय कोश के निषेचन से जो भ्रूणकोश बनाती है, ये त्रिकेंद्रकीय होता है। तो एक केंद्रक किसका, 2 केंद्रक किसके, तो कितने केंद्रक हो गए? 3। तो त्रिकेंद्रकीय भ्रूणकोश त्रिकेंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है।